So hi guys, it's your friend साक्षी प्रजापति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी। तो यार आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम एक नए चैप्टर को आसान बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को क्रॉप के बारे में, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, हम अपने घर में जो खाते पीते हैं, ठीक है, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। और अगर आप लोग एक प्लांट लवर हो, फार्मिंग मतलब थोड़ा अपना गार्डन वार्डन सजाते हो या फिर वटेवर, तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर इसी बात के साथ। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को अच्छे से समझते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना यानी कि उसको बनाना। मैनेजमेंट बेसिकली होता है उस चीज़ को आप व्यवस्थित कैसे कर रहे हो। जैसे कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, राइट। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना कि आधे लोग भूखे हैं, आधे लोग को खाना मिल रहा है, आधे लोग को नहीं मिल रहा है। वो चीज़ अलग है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कमी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमें खाना मिला कल नहीं मिला, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, हमें डेली खाना मिलता है। तो वो जो होता है ना, उसको वो हम सब तक कैसे पहुंच पाता है। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है। इतनी बड़ी कंट्री में हर एक इंसान तक डेली खाना पहुंचाना ये कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है। तो उसको मैनेज करना पड़ता है काफ़ी तरीक़ों से, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहला जो टर्म आता है हमारे पास वो आता है एग्रीकल्चर। अभी जो पहली इमेज तुम्हारे आई है स्क्रीन पर, अगर मैं बोलूँ कि क्या गाइस तुम लोग को लग रहा है एग्रीकल्चर है, तुम लोगों की थोड़ा सोचोगे और फिर कहोगे दीदी एग्रीकल्चर लग रहा है। क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में जितना भी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दिस तुम लोग को एग्रीकल्चर मोस्ट प्रोबेबली लगेगा, ठीक है। मैंने नई फ़ोटो लाई, मैंने कहा ये एग्रीकल्चर है, तो वो कहे हाँ दीदी ये भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट फ़ोटो में मैंने बोला कि क्या ये एग्रीकल्चर है, तो अब दिमाग की घंटी बजती हो जाती है बंद। क्योंकि हमने तो आज तक एग्रीकल्चर में भैया यही पढ़ा है, फसल वसल ये वो। ये तो मुर्गियाँ मुर्गियाँ दीदी, मुर्गियों का क्या फसल उगा रही हूँ आप, ये मुर्गियाँ हैं ना, यहाँ पे कोई फसल थोड़ी ना उगाई जा रही है, राइट। तो ये कैसे हो गई, तो हम तो कह रहे ये नहीं है। मैंने कहा ये है, तुम कह रहे हो नहीं है, मैंने कहा है। मैंने कहा चलो कोई अभी हम गूगल बाबा से डेफिनेशन पूछते हैं। तो डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है, गूगल बाबा ने दी, बुक में दी गई है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock। यानी कि एग्रीकल्चर मतलब क्या, कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम क्रॉप उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, या फिर पालन पोषण कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं लाइफ स्टॉक्स को। मान लो कि मैंने गाय पाल ली बहुत सारी, राइट, या फिर शीप्स पाल ली बहुत सारी, मुर्गियाँ पाल ली बहुत सारी। तो ये सारा कुछ भी हमारा एग्रीकल्चर में ही आता है। और ये जो तुम लोगों ने अभी ऊपर की जो इमेजेस देखी, जो तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इमेज देखी, ये इमेज बेसिकली क्रॉप की है, यानी कि फसल, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ कोई चीज़ उगाना नहीं होता है, बल्कि रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि अगर आप किसी भी ग्रुप को पाल रहे हो तो वो भी होता है। जैसे कि मान लो आपने मुर्गियाँ पाल ली बहुत सारी, तो वो एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में नहीं लिया जाएगा, वो एग्रीकल्चर में लिया जाएगा, ठीक है। आगे अब ये एक नई फ़ोटो आई है, अब मैं बोलूँ कि क्या भैया ये एग्रीकल्चर है, तो आपको कह रहे दीदी आपने अभी तो डेफिनेशन बताई है, ये भी एग्रीकल्चर है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म आता है जो है हमारा क्रॉप, जहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत हुई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या होता है कि प्लांट ऑफ सेम काइंड, जो हमारी बुक में दी गई है वो है प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब क्या कि किसी एक ही तरीके के प्लांट को हमने बहुत ज़्यादा जगह में जो है लगा दिया है। मान लो कि मैंने वीट ले लिया, ठीक है, और मेरे पास जगह है लगभग मान लो 5 एकर्स की, 5 एकर्स कम नहीं है, ठीक है, 5 एकर्स ले लेते हैं। 5 एकर्स की जगह है और इसमें मैंने पूरी जगह में, ऐसा नहीं है कि इतने में वीट इतने में उतने में, वो नहीं, पूरी जगह में क्या लगाया है, वीट लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी कहलाई जाएगी फसल। अब अगर तुमने गमले में कभी बार देखा होगा कि घर में अगर तुमने कभी मान लो गेहूँ है, किसी गमले में अगर गेहूँ गिर गया, तो थोड़ी टाइम बाद उसमें से गेहूँ के
वो निकलने लगते हैं, राइट, गेहूँ की फसल टाइप से निकलने लगती है। तुमको कह रही थी हमने भी एग्रीकल्चर के लिए हमने भी क्रॉप उगा ली, एग्रीकल्चर ने क्रॉप उगा ली। नहीं यार, वो क्रॉप उगाना उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉप उगाना अलग चीज़ है। क्रॉप उगाना है जब आप एक ही तरीके के प्लांट को बड़ी जगह में लगाते हो, छोटी सी जगह में नहीं। प्लांट तो छोटा सा है ना, बड़ी जगह में जो आप एक ही तरीके के प्लांट को लगाते हो तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं और क्या है क्रॉप में। तो ये जो है, ये तुम लोग को जो पिक्चर दिख रही है अभी अपनी स्क्रीन पे, ये पिक्चर पता है किस चीज़ की? ये पिक्चर है वीट की। वीट जब बन रहा होता है उस टाइम पर ये कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, और जब ये पूरा बन जाता है उस टाइम पर ये होता है गोल्डन टाइप का। तो तुम लोग अगर कभी जा रहे हो ना, अप्रैल मार्च अप्रैल में अगर कभी जाओगे तो रोड साइड तुम लोग देखोगे बहुत दूर दूर तक गोल्डन गोल्डन फील्ड्स दिखेंगी, बहुत बहुत दूर तक गोल्डन फील्ड्स दिखेंगी। तो वो गोल्डन फील्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो वीट ही होती हैं। तब तक वीट पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका होता है, उसके कटने का टाइम आ रहा होता है। अब वो हम आगे बढ़ेंगे, वो भी तुम लोग को समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है, क्रॉप होती है हमारी दो तरीके की। पहली होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो कि हमारे इंडिया में होता है जून टू सितंबर। यानी कि कोई भी क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाए उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। ठीक है, और इंडिया में अगर देखा जाए बेसिकली तो हम लोग जून टू सितंबर ये टाइम होता है हमारा किसका? रेनी सीजन। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी बात करें रबी क्रॉप, इसके हम एग्जांपल्स देखें तो होता है पैडी, मेज़, सोयाबीन। अब ये हम लोग क्यों उगाते हैं, क्यों हम लोग इसको रेनी सीजन में ही उगाते हैं, अभी आगे देखते हैं। उससे पहले ये देखो कि हमारी खरीफ क्रॉप है, क्या ये भुट्टा है, सबने खाया होगा, ये हमारा खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप होते हैं वो क्रॉप जो हम विंटर सीजन में उगाते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में उगाने वाले क्रॉप को बोलते हैं रबी क्रॉप, और विंटर सीजन इंडिया में बेसिकली होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक। इसके एग्जाम्पल होते हैं वीट, ग्राम, पी, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? विंटर वाले, यानी कि जो हमारे रबी क्रॉप्स हैं उनके। और ये देखो वीट की मैंने फ़ोटो दिखाई है, तो तुम लोग अगर कभी जा रहे हो अप्रैल साइड में तो तुम लोग को इस तरीके का दिखेगा, साइड साइड में, पूरी रोड साइड में पूरा गोल्डन गोल्डन होगा इस तरीके का। उस टाइम पर वीट बन के तैयार हो गया होता है कटने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज़ की दीदी याद नहीं रहता, हमने ये तो देख लिया कि ठीक है खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाता है, रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाया जाता है। आपने बोल दिया, अच्छा लगा सुनने में, बढ़िया, गाने की तरह सुन लिया, पर उसके बाद याद नहीं रहता। एग्ज़ाम में जब हम लिखने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इसको पता है कैसे याद करना? विंटर सीजन में होता क्या है बेसिकली? विंटर सीजन में कोल्ड लिख दूँ, ठंडी होती है विंटर सीजन में, कोल्ड लिख दूँ मैं विंटर सीजन को? ओहो, डोंट माइंड माई राइटिंग, ओके। हाँ, कोल्ड लिख दूँ मैं। तो कोल्ड में 4 वर्ड होते हैं, COLD, 4 होते हैं। और रबी क्रॉप में भी 4 वर्ड होते हैं। तो इस तरीके से याद कर लो यार, रबी क्रॉप में 4 वर्ड, कोल्ड में 4 वर्ड, तो रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, अब मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था, बाकी तुम्हारी मर्जी है जैसे याद करना हो। मैंने बस तुम लोग को बता दिया कि अगर ऐसे करो तो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। जो तुम लोग को नाम दिख रहा है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो ये जो हम प्रैक्टिसेस अभी आगे पढ़ने वाले हैं इनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। देखते हैं क्या है। तो प्रैक्टिसेस हमारी होती हैं टोटल, कई तरीके की होती है प्रैक्टिसेस हमारी। तो एक तो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो सबसे पहली प्रैक्टिस होती है। उसमें क्या करते हैं, हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। जिस लैंड पे हम, जैसे कोई लैंड है जहाँ पर हम क्रॉप उगा रहे हैं, तो वो लैंड भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर वो बेकार सी बंजर सी ज़मीन है तो वहाँ पर कोई क्रॉप नहीं उगेगी। तो उस लैंड को फर्टाइल करना पड़ता है, उस लैंड को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा हमारा होता है सोइंग। सोइंग में क्या होता है? सोइंग में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम बीजों को बोते हैं। सोइंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोना, हिंदी में बोलते हैं बोना। जब हम बीज लेकर और उस ज़मीन में मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसको बोलते हैं सोइंग। फिर आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब भाई हर चीज़ को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। हमें भी बीच बीच में कभी चाय चाहिए होती है ना, जब हम लोग पूरे दिन थकते हैं तो शाम को चाय की चुस्की लगाते हैं, या फिर कॉफ़ी की चुस्की लगाते हैं, या फिर ग्रीन टी पीते हैं, तो जाके कहीं एनर्जी आती है। तो हर चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए होता है एक एनर्जी के तौर पे या फिर किसी के तौर पे। तो उसके लिए हम डालते हैं इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र, जिन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
फिर होता है इरिगेशन। ये सारे टर्म्स हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इरिगेशन को बेसिकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, पानी लगाना। पेड़ में पानी देते हो ना, तो फसल में भी पानी दोगे, फसल में पानी दोगे तो फसल उगेगी, कहते हैं ना। फिर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बेसिकली होता है काटना। जब हमारी फसल बनके पूरी तैयार हो गई है और अब बस टाइम आ गया कि उसको काट दो, पकड़ के काटो और ले जाओ। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इतनी बड़ी कंट्री है, हर जगह पहुंचाना होता है, तो उसको पहले स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे सप्लाई किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से कहा था कि खरीफ क्रॉप को हम रेनी सीजन में ही क्यों उगाते हैं, विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि खरीफ क्रॉप कैसी होती हैं, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, इन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर हम इन क्रॉप्स को उगा रहे हैं तो इन क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जो कि आर्टिफिशियली इनको प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है। देखो, अब तुम्हारे घर में एक प्लांट है, अब तुम्हें उसको पानी देना है, तुम रोज़ दे दोगे, सुबह उठ के दे दिया, शाम को दे दिया, बस ख़त्म। लेकिन वही सोचो कि तुम्हें बहुत सारा पानी देना होगा, जिसके से पैडी हो गया, मेज़ हो गया, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जितना पानी हम आर्टिफिशियली यानी कि खुद से इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जगह में होते हैं ये, तो खुद से इतना पानी प्रोवाइड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो टफ़ हो जाता है। हम खुद से इतना पानी नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम इनको रेनी सीज़न में उगाते हैं तो फार्मर्स की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। थोड़ा पानी वो खुद प्रोवाइड कर देते हैं, तो थोड़ा बारिश के समय में उनको बारिश हो जाती है, तो फिर मिल गया फसल को पानी, है ना। तो इस वजह से खरीफ क्रॉप उगाई जाती है रेनी सीज़न में। वहीं अब वीट वगैरह की बात करें, जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं, जो विंटर सीज़न में उगाई जाती हैं, उन्हें हम रेनी सीज़न में क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि उन्हें कम पानी चाहिए होता है। अगर हम लोगों ने रेनी सीज़न में उगा दिया तो बारिश में, हमारे घर में एक गमला है, मान लो बारिश हुई, हमने उसको नीचे रख लिया, बारिश से प्रोटेक्ट कर लिया, पर इतनी बड़ी फील्ड जो कि एक खुली जगह में है, उसको बारिश से प्रोटेक्ट करना काफ़ी टफ होता है। तो अब अगर बारिश होगी ज़्यादा तो वीट को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा और वैसे वीट ख़राब हो जाएगा। कई बार देखा होगा घर में मम्मी पापा कहते हैं कि ज़्यादा पानी मत डालो, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है। वहीं कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें कहते हैं ज़्यादा पानी डालो, ज़्यादा पानी डालो, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया कि भैया इनको इस सीज़न में उगा लो, इनके इस सीज़न में उगा लो, बढ़िया उनके बीच का वो है समाप्त करो। ठीक है। तो गैस, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं उन सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई अगर हम कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम जिस फील्ड पर क्रॉप उगा रहे हैं वो फील्ड कैसी होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करते कैसे हैं, देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेसिकली आता क्या है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लफिंग। तो बेसिकली हम लोगों ने कई बार देखा होगा, तुम्हारे घर में जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तुम्हारे मान लो ये मिट्टी है उसकी, तो तुम्हारे मम्मी या पापा जाते हैं और वैसे नाइफ़ लेते हैं और नाइफ़ से ऐसे 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 करके इसमें काफ़ी नाइफ़ मारते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी दूर दूर हो जाती है और तब मम्मी पापा उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग को लगता है ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है। तो उससे होता क्या है, अब देखो यार, उससे जो है ना लूज़ हो जाती है सॉइल। अब सॉइल लूज़ हो जाती है तो होता क्या है उससे, जब सॉइल लूज़ हो जाती है ना, तो जो हवा होती है, जो हमारी हवा होती है वो सॉइल के अंदर जा पाती है। अब उससे क्या होता है, दीदी हवा सॉइल के अंदर जाके क्या उखाड़ लेगी? अरे यार, एक प्लांट है, प्लांट की रूट्स कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती हैं, बाहर तो नहीं होती है ना, अंदर होती है ना। ये सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स हैं। अगर सॉइल में थोड़े थोड़े छेद होंगे तो क्या होगा कि इस तरीके से हवा इसके अंदर जाएगी, हवा अंदर जाएगी तो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे हमारी जो रूट्स हैं, और रूट्स हमारी जितनी अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी, हमारा जो प्लांट होगा वो उतनी ही अच्छे से ग्रो होगा। और प्लांट जितने अच्छे से ग्रो होगा, हमें और चाहिए कि यार प्लांट ही तो ग्रो करवाना है, तो इसको ही बोलते हैं टिलिंग एंड प्लफिंग। ठीक है। अब ये किया किसकी मदद से जाता है, तो यार ये जो टिलिंग और प्लफिंग होता है ये एक टूल की मदद से किया जाता है जिसका नाम होता है प्लफ, जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पर इससे पहले हम प्लफ के बारे में पढ़ें, ज़रा हम एक बार ये देख लेते हैं यार कि एडवांटेजेस क्या होते हैं टिलिंग एंड प्लफिंग के। है पता तो होना चाहिए ना, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। टिलिंग और प्लफिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो जो सबसे पहले एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो मैंने अभी बताया कि दिस अलॉज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, कि भैया जो रूट्स होती हैं वो तो सॉइल के बहुत अंदर होती हैं, तो इसकी मदद से क्या होता है कि वो ब्रीथ कर पाती हैं आराम से सॉइल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखो यार,
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो होते हैं ना ये अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये हमारे लिए कितने भी ज़्यादा हार्मफुल हों लेकिन सॉइल के लिए बड़े अच्छे होते हैं यार, ठीक है, काफ़ी अच्छे होते हैं सॉइल के लिए। इवन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना हमारे, इनको तो फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थवॉर्म्स और जो माइक्रोब्स होते हैं पता है क्या करते हैं, मान लो बाहर कोई भी एनिमल है डेड पड़ा हुआ है, अभी पता है क्या करेंगे, ये जाएंगे उसको खाएंगे। देखा होगा कई बार तुम लोगों ने, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो तो पूरा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, बट ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि ये जाएंगे बाहर, उसको खाएंगे। उसको खाने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे इनके अंदर आ गए, इन माइक्रोब्स के अंदर, इन अर्थवॉर्म्स के अंदर आ गए। अब वो अर्थवॉर्म वापस आएंगे किस में, उस सॉइल में आएंगे जिस सॉइल से बाहर निकले थे। और उस सॉइल में जब वो आएंगे तो क्या होगा कि उस सॉइल को ही वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ से लाए हैं वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल को दे देंगे। और एक बार उन्होंने वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को दे दिए तो सॉइल क्या हो गई, ज़्यादा न्यूट्रिशन आ गया उसमें, ज़्यादा न्यूट्रिशन आ गया तो हमारा प्लांट ज़्यादा अच्छा हो गया, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म्स, किसके, फार्मर के। तो जितने ज़्यादा सॉइल में ये होते हैं सॉइल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये हमारे लिए कैसे हैं, अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि प्लफ क्या होता है, ठीक है। तो प्लफ क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक टूल होता है जिसकी मदद से हम प्लफिंग करते हैं। ये वुड का बना हुआ होता है और ये ड्रॉन किया जाता है बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, हॉर्स या फिर कैमल्स, ठीक है। अब ये होता कैसे ये भी देख लेते हैं। होता क्या क्या इसमें, इट कंटेन्स, मैं इसकी इमेज लाती हूँ पहले। तो अब देखो सारा ले आओ जितना लिखा है ना, फिर पढ़ेंगे साथ में। हाँ अब देखो इसमें एक तो होता है प्लफ शेयर, ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है जिसको प्लफ शेयर कहते हैं। ये जो आगे वाला देख रहे हो तुम लोग पार्ट, ये वाला, ये प्लफ शेयर होता है। ये जो इस तरीके का पार्ट तुम लोग देख रहे हो आगे, इसको बोलते हैं हम क्या, प्लफ शेयर, ठीक है, ओके। साथ ही साथ प्लफ शाफ्ट, ये जो डंडा देख रहे हो तुम लोग, डंडा टाइप का, ये होता है हमारा प्लफ शाफ्ट, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो एक एंड होता है वहाँ पे एक हैंडल टाइप का होता है जिससे हम एक बीम को कनेक्ट कर देते हैं। अब बीम क्या होता है, बीम बेसिकली यार कुछ नहीं होता है, बस एक लकड़ी टाइप की होती है मोटी सी, ठीक है। वो लकड़ी होती है मोटी सी होती है, गोल गोल थोड़ी सी। तो वो क्या होता है, वो बीम हम जब इस एंड से कनेक्ट करते हैं तो बीम को हम लोग इनके नेक पर रख देते हैं और फिर जब ये चलते जाते हैं आराम से, बुल्स या फिर जो भी एनिमल हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर बुल्स यूज़ किए जाते हैं, और ये चलते जाते हैं आराम से और पीछे जो हमारी प्लफिंग है वो होती जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कलर चेंज है। अब ये क्या है यार, ये है उसी का पार्ट, ये इस प्लफ शेयर का ही पार्ट है, लेकिन ये पता है ये आयरन का होता है। ओहो राइटिंग को यार ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये आयरन का होता है, ठीक है। अब ये आयरन का होता है, ये हमारी सॉइल के अंदर जाकर सॉइल को लूजन अप कर देता है और हमारे पास काम हो जाता है हमारा, हमें तो प्लफिंग करनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टूल होता है जिसका नाम होता है हो पढ़ो, होए पढ़ो, वटेवर है, बस ज़्यादा गलत प्रोनाउंसिएशन मत कर देना, ठीक है। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जो हमारे वीड्स होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, पहले वीड्स समझ लो। देखो वीड्स यार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि तुम लोगों ने कोई मान लो रोज़ का प्लांट लगाया, उस पर तुम लोग तो भाई रोज़ अपना उगा रहे हो, साथ में घास निकल आएगी थोड़ी सी, या कोई और प्लांट आ जाएगा जो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अब अच्छा क्यों नहीं होता है, अब हम उसमें जितना भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो सारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र थोड़ा तो ये रोज़ वाला प्लांट लेगा, थोड़ा ये अनवांटेड प्लांट ले लेंगे। अब अनवांटेड प्लांट ले लेंगे तो हमारे इस प्लांट को कम मिलेगा। अब इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इसकी जब हमें ज़रूरत नहीं है तो अगर ये बड़ा हो भी जाएगा तब भी हमें बाद में इसको फेंकना ही है, और जिसकी हमें ज़रूरत है उसको कम मिलेगा। अब उसको कम न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हमें इन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हो यूज़ किया जाता है। इसका भी हम शेप देख लेते हैं किस तरीके का होता है और सब। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ये तुम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, ठीक है। होता क्या है, एक लॉन्ग रॉड होती है जो कि वुड की होती है और आगे थोड़ा सा आयरन का पार्ट होता है। ये जो देख रहे हो ना, ये आयरन का पार्ट है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये एक ब्लेड की तरह बिल्कुल काम करती है, ठीक है। और ये भी एनिमल्स के द्वारा ये पुल किया जाता है, वाओ, द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है ना हमारी कल्टीवेटर। तो भैया हम तो
दीदी नए ज़माने के लोग हैं, ठीक है, और हम कहीं ये प्लफ प्लफ लेके अगर आगे एग्रीकल्चर लाइन में जाएंगे, हम कहीं प्लफ प्लफ लेके जोतेंगे पकड़ के। और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेबर भी लगता है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि कुछ लोग थे जिनको चलना पड़ रहा था साथ में, है ना। तो यार इसमें लेबर और टाइम लगता है। तो हमने यू कल्टीवेटर हमने डिस्कवर कर दिया। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। अब इसमें होता है कि आगे तो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं, पीछे ही इस तरीके का लगा दिया जाता है। अब ये आगे आगे ट्रैक्टर आराम से चलता जाता है और पीछे पीछे हमारी आराम से प्लफिंग होती जाती है। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये लेबर और टाइम हमारा बचा लेता है, और टाइम इज़ मनी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है सोइंग। तो हमने देखा भाई कि किस तरीके से हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, पर अब कुछ बोना भी तो पड़ेगा ना। सॉइल तो बहुत अच्छी है पर उसमें कोई सीड ही नहीं है, तो यार निकलेगा क्या उस सॉइल में, वो अच्छी की किस लिए। तो सॉइल सीड डालने पड़ेंगे, सोइंग करनी पड़ेगी यानी कि। तो सोइंग करने से पहले बिफोर सोइंग गुड सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। सोइंग करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अच्छी वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको लेकर आएँ। अगर हम बेकार से सीड्स ले आएंगे तो हमारी सारी मेहनत तो रही धरी रह जाएगी यार, उसका तो कुछ होगा ही नहीं। उस मेहनत का होगा क्या जब सीड्स ही बेकार थे, तो उग ही नहीं पाएंगे, वो बड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे सीड सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये पर्सनल भी तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है अगर तुम कभी कहीं जा रहे हो सीड्स खरीदने। तो इसके लिए हमको दी हुई है एक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या है कि एक बीकर लेना है हमको, ठीक है, एक बीकर लेना है, उसे हमें हाफ फिल कर देना है वाटर से, मतलब आधा हमने पानी से भर दिया। उस पर हैंडफुल सीड्स डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, एक बार में हैंडफुल सीड्स, मुट्ठी भर के सीड्स डाल दो उसमें। थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि कुछ सीड्स होंगे जो यहाँ ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, कुछ सीड्स होंगे जो नीचे बैठ जाएंगे जाके। अब ये जो सीड्स ऊपर फ्लोट करने लगे हैं ये बेकार हैं, इनको भैया तुम उन्हीं दुकान वाले अंकल को गिफ्ट कर दो कहो अंकल यहाँ पे रखो। और ये वाले सीड्स जो हैं इनको घर लाके अपने सॉइल में डाल लो। अब ये सीड्स क्यों बेकार हैं और ये सीड्स क्यों अच्छे हैं, तो देखो बेकार सीड्स का मतलब बेसिकली पता है क्या होता है कि वो एक सीड था जिसके अंदर कोई कीड़ा घुस गया, जिस कीड़े ने अंदर से उस सीड को खा लिया है। अब अंदर से वो हॉलो है, खोखला है, तो मतलब क्या कि वो हल्का होगा। अब क्योंकि हल्की चीज़ है तो वो तो ऑब्वियसली फ्लोट कर जाएगी ना। वहीं जो सीड ठीक होगा वो थोड़ा भारी होगा, अंदर से भरा हुआ होगा, तो वो आराम से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो अच्छा सीड होगा तो हम वो चूज़ कर लेंगे, जो बेकार होगा वो हम हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है, अब भाई सोइंग के भी दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड कुछ इस तरीके का होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में देखो क्या होता है, ये एक फनल टाइप की होती है, ये जो देख रहे हो ना ऐसा, ये कुछ इस शेप का होता है ऐसा, और ये कुछ दो तीन उसमें डिवाइड होता है नीचे जाके। अब होता पता है क्या है, इसको भी बुल की मदद से ही ड्रॉन किया जाता है। ये बुल्स में इसको ऐसे जो है ना कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर ये साथ में दो तीन लोग चलते हैं। भाई दो तीन लोग क्या करते हैं, जो अंकल टाइप देख रहे हो तुम लोग, दो तीन तो ये अंकल क्या करते हैं, इसमें सीड्स डालते हैं। वो सीड्स क्या होते हैं, नीचे जाते हैं और इन एंड्स के थ्रू वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ है भाई, इसमें टाइम जा रहा है, इसमें लेबर जा रहा है, तो हमने मॉडर्न मेथड अपना लिया जिसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। अब ये क्या होता है दीदी, ये देखो बेसिकली वही होता है जैसा हमने प्लफ में किया, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहला फ़ायदा इससे जो होता है, जब हम ये ट्रैक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो भाई ये यूनिफॉर्मली सीड को सो करता है। अब सीड यूनिफॉर्मली सो होता है मतलब क्या कि एक अच्छी दूरी पर, ठीक ठाक दूरी पर सो करता है। अब इसकी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है दीदी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम ऊपर नीचे भी करेंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान लो यार तुमने यहाँ पर एक सीड शो कर दिया, एक सी यहाँ पर शो कर दिया, अब ये भी भैया टाइम के साथ बड़ा होगा, ये भी टाइम के साथ बड़ा होगा। अब इसकी भी ऐसे ऐसे रूट्स फैलेंगी, इसकी भी ऐसे ऐसे रूट्स फैलेंगी। जब ये दोनों के रूट्स फैलेंगी तो ये दोनों की रूट्स आपस में क्लैश करेंगी। इसकी रूट कहेंगे ये हेड साइड में मेरे को बढ़ने दे, इसकी रूट कहेंगे बेटा तुम हटो साइड में हमको बढ़ना है। तो ना ये इसकी रूट को बढ़ने देगा ना ये इसकी रूट को बढ़ने देगा, तो ये दोनों ही प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से जब सीड्स को दूर दूर सो करेंगे तो आराम से भैया तुम भी फैलो, तुमको जितना फैलना है, तुम भी फैलो, तुम्हें जितना फैलना है, कोई क्लैश ही नहीं है। इस वजह से हमारे दोनों ही प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्मली शो करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, दूर दूर एक अच्छी दूरी पर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूरी पर कर दिया तो फिर हमारी लैंड फालतू में चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी।
सारे से ना बर्ड से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो तुमने किया सीड्स सो किए तुमने और वो सीड्स ऊपर ही रह गए तो बर्ड्स आएंगे उसको खा जाएंगी। तो ये क्या होता है, डीपली इसको ना, सॉइल है ये तो सॉइल से डीप जो है, सॉइल के काफ़ी अंदर सो कर देता है सीड से, ताकि इसको बर्ड्स भी ना खा पाएँ। तीसरा भाई टाइम और लेबर तो बचाता ही बचाता है। टेक्नोलॉजी करती क्या है, हमारा टाइम और लेबर ही बचाती है मेनली। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब वो क्यों होती है? इसलिए यार क्योंकि देखो, हमने जैसे बोला ना कि हमें एक चाय की चुस्की या फिर ग्रीन टी की चुस्की चाहिए होती है शाम को, है ना, ऐसे ही तो हम नहीं चलते जाते हैं। या फिर हमें खाना चाहिए होता है ना रोज़ एंड काम करने के लिए। उस तरीके से यार मैन्यूर और फर्टिलाइज़र हमारे सॉइल को चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, अब ये होते क्या है तो पहले ये देखते हैं। मैन्यूर क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हम सॉइल में मिक्स करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। अब ये आता कहाँ से, मैन्यूर हमको कहाँ से मिलता है? तो देखो, मैन्यूर हमें जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उससे मिलता है। अभी होता क्या है, कैसे बनता है? तो बेसिकली क्या होता है, कोई फील्ड है, उस फील्ड में हम एक गड्ढा खोद देंगे पहले, फिर उसमें हम पता है एनिमल वेस्ट डाल देंगे, प्लांट वेस्ट डाल देंगे, और उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर देंगे, ऊपर से उस गड्ढे को कवर कर देंगे उस सॉइल से। थोड़े टाइम तक उसको हम ऐसे कवर रहने देंगे और थोड़े टाइम बाद जब हम उसको खोलेंगे तो उसमें एक बहुत बदबूदार सा ठीक है सब्सटेंस निकलेगा, जो हमारे लिए तो बड़ा बेकार है, लेकिन हाँ उस सॉइल के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। और जब हम उसको सॉइल में मिलाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो वो सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैन्यूर ऐड करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम क्यों ऐड करते हैं। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो होता है कि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सॉइल ज़्यादा वाटर ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाती है, जिससे क्या होता है, हमारी रूट्स को अच्छे से पानी मिल पाता है और हमारी रूट्स अच्छे से ग्रो और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। दूसरा क्या होता है, इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये सॉइल को थोड़ा सा पोरस भी बना देता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो इजीली हो जाता है। गैस अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आने, ये आराम से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली माइक्रोब। जैसे कि हमने ये पीछे पढ़ा कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बढ़ा देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ज़्यादा, जिनमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, तो वो होते हैं हमारे फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। फर्टिलाइज़र किस लिए हेल्प करते हैं, एक अच्छी यील्ड के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक्सेसिव यूज़ हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब क्योंकि हमने देखा कि फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल है, पीछे लिखा था। तो अगर हम इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करते रहते हैं, फर्टिलाइज़र जो हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हम सॉइल में, तो थोड़े टाइम बाद सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देता है। सॉइल में उतनी फर्टिलिटी नहीं रह जाती, सॉइल इतना उपजाऊ नहीं रह जाती है। नेक्स्ट क्या है कि इसी की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि ये केमिकल्स क्या है, अब देखो यार तुम, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये कोई जगह है, कुछ फील्ड है जहाँ पे तुमने फर्टिलाइज़र डाले। अब फर्टिलाइज़र तुमने यहाँ पे डाले, पर तुमने पानी भी डालोगे, तुम ऊपर से, अभी हम पानी डालने के बाद पता है क्या होगा, वो फर्टिलाइज़र थोड़ा पानी तो प्लांट्स ले लेंगे, थोड़ा पानी बचेगा तो वो पानी ऐसे बह बह के नदियों में जाएगा, और उस नदियों में पानी के साथ साथ क्या चला जाएगा, फर्टिलाइज़र चला जाएगा। और फर्टिलाइज़र तो भैया केमिकल है ना। ठीक है, तो यार अब हम पढ़ते हैं भाई मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है। मैंने बोला कि मैन्यूर और फर्टिलाइज़र दो अलग अलग टर्म है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र, ये बुक हमें एनसीईआरटी में जहाँ से दी हुई है। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र में क्या होता है, फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक तो नहीं होता है, हमने अभी देखा ये केमिकल होता है, तो ये तो इनऑर्गेनिक हो गया, तो ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, वही मैन्यूर की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज।
मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक चीज़ है, एक ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस से बनाया जाता है। काऊ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ऐसे कर ही बनाया जाता है। सेकेंड, अगर हम फर्टिलाइज़र का देखें तो फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री से बनाए जाते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो फील्ड्स और बन जाता है। तो ये तो आराम से फील्ड्स में बन जाता है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फर्टिलाइज़र होते हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैन्योर की बात करें तो इसमें रिलेटिवली लेस होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो आता है वो होता है क्रॉप रोटेशन का। अब ये क्या होता है दीदी? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन। देखो ये होता क्या है कि भाई हमने ना सीज़न के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग क्रॉप्स इस पर उगाते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक एक क्रॉप है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने एक ही तरीके की फसल उगाई, तो क्या होता है ना कि थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी कमी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने चावल उगाए, ठीक है, अब मैं चावल ही उगाया जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत सीज़न हो गए, मैंने वहाँ पर चावल ही उगाती हूँ मैं वहाँ पे, तो थोड़े टाइम बाद पता है क्या होगा कि वहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो चावल को थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उस जो फील्ड होगी उसमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं कि मान लो मैंने एक सीज़न में चावल उगाए, तो मान लो चावल को कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो मान लो ए न्यूट्रिएंट चावल को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने अगली बार पता है, अगली बार मैंने मान लो वहाँ पर कुछ और जैसे कि वीट उगा लिया। ठीक है, अब जब मैंने वीट उगाया, मान लो वीट को ए न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बी चाहिए होता है, तो बी न्यूट्रिएंट वो ले लेगा सॉइल में से, और उतने टाइम तक सॉइल को टाइम मिल जाएगा अपना ए न्यूट्रिएंट दोबारा से उसमें लाने का। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में दोबारा से आराम से उगा सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एज सिंपल भाषा में बोलें तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली ये होता है जब हम किसी एक फील्ड पे अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप उगाते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। जैसे कि ये तुम लोग देख रहे हो, ये दूसरी क्रॉप है, ये दूसरी क्रॉप है, ये दूसरी क्रॉप है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा इरिगेशन। जैसे मैंने बोला था, इरिगेशन को बोलते हैं हिंदी में हम सिंचाई। अब सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर देना एट रेगुलर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज बहुत सारा पानी दे दिया फिर कल पर तो पानी नहीं दिया, बढ़िया एकदम चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज अगर बहुत सारा पानी पी लें तो अगले 10 दिन तक हमें पानी नहीं चाहिए। ऊँट तो है नहीं हम, है ना, इंसान है। तो आगे देखते हैं। तो इरिगेशन जो है ना वो भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन का, एक होता है मॉडर्न मेथड हम दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे। तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो ये होता है, एक तो होता है मोट, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक कुआं है, ठीक है, इस कुएं में ये रस्सी टाइप की बंधी होती है, इस रस्सी में बांधी जाती है बाल्टी, इस रस्सी को अंदर डाला जाता है, अंदर से वो बाल्टी पानी अपने आप में भरती है और फिर उसको ऐसे खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। उसको ऐसे करके जैसे फार्मर डाल रहे हैं ना, देख लो तुम लोग, ऐसे डाल दिया जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, राहत, जिसको हम लेवल सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि ये एक गाय टाइप की होती है, ये हमने ऐसे लगाया है। अब ये गाय पता है क्या करेगी, इतना घूमती रहेगी गोल गोल, और जब वो ऐसे गोल गोल घूमती है तो ये जो देख रहे हो ना, ये एक व्हील टाइप का है, उसमें बहुत सारी बाल्टी हैं, और ये व्हील लगा पता है कहाँ पर है, ये बेसिकली एक कुएं के ऊपर लगा है। तो अब ये ऐसे ऐसे घूमेगा व्हील, तो बाल्टी में पानी भरेगा, बाल्टी में पानी भरेगा, बाल्टी ऊपर आकर पानी गिराएंगी, फिर अंदर जाएंगी। फिर से बनाऊँ? हाँ, ये बाल्टी अंदर गई, इसने अपने आप में पानी भरा, ऊपर आकर पानी गिरा देगी, फिर अंदर जाएगी, फिर ऐसे पानी भरेगी, फिर ऊपर आकर पानी गिरा देगी। तो एक तो ये तरीका भी होता है, ठीक है। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम चेन पंप। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें मैंने देखा कि बहुत सारी बाल्टी हमने लगा दी थी, इसमें एक ही होती है यार, ठीक है, और ये आराम से ऐसे बाल्टी नीचे जाती है, ऐसे ऊपर आती है, और ये ऐसे पानी यहाँ पर चला जाता है। वैसे तुम लोगों से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं, इसमें बस तुम लोगों को इतना ही पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कि भैया तरीके बता दो इरिगेशन के, और वो तुम ही बता दो, ठीक है।
याद रखना, मोड को पुली सिस्टम भी बोलते हैं, राहत को लेवल सिस्टम भी बोलते हैं, चेन पंप हो तो नहीं बोलते हैं कुछ। आगे तो आगे आता है हमारा मॉडर्न मेथड। ये तो था, ये 3 थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। अब मॉडर्न मेथड होता है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, ये कुआं है, यहाँ पे हमने मोटर लगा दिया। अब ये मोटर एक पाइप अंदर गया है, ये पाइप पानी लाता है और ये यहाँ से आके आराम से, ये देख लो इन पाइप के थ्रू, ये देखो इस तरीके से स्प्रिंक हो रहा है पानी, ठीक है। इस तरीके से स्प्रिंक होते होते ये हर जगह यहाँ पे गिर जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई ये मोटर लगा है इसमें, बाकी सब तो वही होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पाइप आता है ना नीचे ऐसे, तो पाइप में छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है। उस पाइप में छोटे छोटे से होल होते हैं और उस होल की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट होता है वहाँ पे पाइप में होल होते हैं और प्लांट को जितना पानी चाहिए होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। स्प्रिंकल सिस्टम में थोड़ा पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वही बात है यार, ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकल सिस्टम तुमने से इतना डिटेल में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा रहेगा। तो नॉर्मली बस तुम्हें याद रखना है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न 3 मेथड, 2 मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल 3 तरीके के होते हैं, मॉडर्न 2 होते हैं, नाम याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। मैंने बोला था कि भैया वीड से तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वीड्स क्या होते हैं, अब देखो वीड्स क्या होते हैं, वीड होते हैं बेसिकली अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट, ठीक है। मतलब क्या, कई बार देखा होगा कि तुम लोगों ने अगर घर में एक गमला भी उगाया ना, तो उसमें तुमने लगाई तो तुलसी, बट साथ में थोड़ी सी ग्रास उगाती है, थोड़ी सी घास आ जाती है ना साथ में। लगाई तो हमने तुलसी थी, उसमें आगे घास, लगाया तो हमने एलोवेरा, उसमें आगे घास। ऐसा कई बार देखा होगा तुम लोगों ने। तो ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि कई बार हम जब कोई भी प्लांट उगाते हैं या फिर कोई क्रॉप उगाते हैं, तो उसके साथ हम जिस चीज़ की क्रॉप उगा रहे होते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। अब वो प्लांट थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं। अब मान लो कि कोई जगह है, मैंने यहाँ पे वीट उगाया, अब वो अनवांटेड प्लांट्स भी आ गए, अनवांटेड प्लांट ने ब्लू से बना दी, वो अनवांटेड प्लांट्स आ गए। अब मैं इसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स दूंगी इस सॉइल को, वो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन प्लांट्स की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ये प्लांट न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करेंगे तो एब्जॉर्ब करेंगे, तो मेरी जो क्रॉप है उसको थोड़ा कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, उसे कम न्यूट्रिएंट मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, और ये वीड्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है ये ग्रो कर जाएंगे, तो वो तो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो इस वजह से इनको भी हमें क्या करना पड़ता है, वीड को भी हमें हटाना पड़ता है। वीडिंग जो है वो प्रोसेस होती है जिससे हम अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब वीडिंग जो है वो 2 तरीके की होती है, मैनुअल और वीडिसाइड्स। अब इसमें क्या होता है, देखो एक तो होता है मैनुअल कि भैया हम हाथ से पकड़ कर, सॉरी हम हाथ से पकड़ कर, ऐसे ये मैनुअल देख लो ना, ये इसमें क्या होता है कि हम हाथ से पकड़ कर वीड्स को अलग करते हैं। लेकिन वीडिसाइड्स भी एक तरीका होता है। वीडिसाइड्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं कुछ, उन केमिकल्स का ऐसे छिड़क दिया जाता है तो ये वीड्स जो है वो ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग। तो अब हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर, थोड़ा सा बचा है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है कि अब पूरी क्रॉप बन के हो गई तैयार और उसे काटने का टाइम आ गया, ठीक है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर दे मैच्योर, एक बार क्रॉप बन गई उसे कट करना है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग में एक और चीज़ की जाती है जो कि हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है, जिसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग, थ्रेशिंग बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चार्ट। हाँ, अब होता क्या है कि जब जैसे मान लो मैंने गेहूँ काटे, तो तुम लोगों ने गेहूँ की फसल मैंने तुम लोगों को पीछे भी कई बार दिखाई, तो उसमें क्या होता है कि ग्रेन्स भी होते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा चाफ टाइप का होता है जिसको हम भूसा भी बोलते हैं, कई जगह कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे भी हमें अलग करना होता है। तो थ्रेशिंग जो होती है वो बेसिकली यही होता है कि जब हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। होता क्या कि हम ऐसे बहुत सारा लेते हैं और नीचे कुछ ड्रम टाइप का रखते हैं और उस पर इसको ऐसे करके मारते हैं, तो जब हम उसको इस पर ऐसे मारते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो टूट के यहाँ पे गिर जाते हैं, और जो ये चाफ होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ये फालतू में रह जाता है, इसको हम वहाँ पे फेंक देते हैं, ठीक है। और आगे फिर हमारा आता है स्टोरेज। तो अब हमने देखा कि भाई हार्वेस्टिंग हो गई, काट वाट दिया हमने, अब स्टोरेज करनी पड़ेगी उसकी। तो स्टोरेज कैसे की जाती है, स्टोरेज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें का ध्यान रखना होता है। वो क्या होता है कि भाई जहाँ पर हम स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मॉइस्ट हो गई हमारी क्रॉप फिर वो ख़राब हो जाएगी। साथ ही साथ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पेट्स से भी वहाँ पर प्रोटेक्ट करना होता है। हमने रखा, मान लो इतनी मेहनत करके काटा, स्टोर किया, मान लो वहाँ पे चूहे आगे खा लिए या फिर कीड़े लग गए उसमें, ठीक है, तो उस सब से भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, अब देखो 2 तरीके से स्टोर करते हैं।
एक तो ग्रेनरीज में, एक सिलोज में। अब ग्रेनरीज में कैसे करते हैं, तो तुमने देखा होगा जूट के बोरे टाइप के होते हैं। तो उस ग्रेनरीज में कैसे होता है, बेसिकली बहुत बड़े बड़े कमरे टाइप के होते हैं। हम उन जूट के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स भर देते हैं और उनको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं जैसे रखे हुए दिख रहे हैं। सिलोज में क्या होता है, ये इस तरीके के बने होते हैं, ये भी कई जगह तुम लोगों ने देखे होंगे, ये इस तरीके के बने होते हैं और इसके अंदर हम जो है ग्रेन्स को डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम साथ साथ में थोड़ी सी कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रखते हैं, जिससे सॉरी आ गया अभी मैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं ना, तो साथ में कुछ दवाइयाँ वगैरह या फिर नीम वगैरह और कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रखते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा पेस्ट वगैरह ना आए, ठीक है। और इसमें भी हम करते हैं, इसमें तो बेसिकली ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पूरे पैक्ड ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। लेकिन इसमें थोड़ी ज़रूरत होती है, यहाँ पर कोई भी आकर अटैक कर सकता है, कोई भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर चूहे वगैरह, उनकी तो दावत हो जाएगी, पर हमें अगले 10 दिन खाना नहीं मिलेगा फिर। चलो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, रेजिंग एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट, एग और अदर प्रोडक्ट्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स रखा, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स रखा आपने, और आपने क्या किया कि उनको रियर किया, आप उनको खिलाते पिलाते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप उनसे मिल्क, मीट, एग और ये कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो आप उनसे लेते हो, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि ये देखो, इसमें इतनी सारी गायें हैं, अब इन गाय को क्या करोगे, आप लोग खिला रहे हो टाइम टू टाइम, घास खिला रहे हो, ये खिला रहे हो, वो खिला रहे हो, ठीक है। और इन गाय से आप लोगे क्या, इन गाय से आप मिल्क लोगे, अब उस मिल्क को आप सेल करोगे जाके। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप उनको पाल रहे हो और उनसे काम भी निकाल रहे हो अपना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मुर्गियों को पाला जा रहा है। अभी मुर्गियों को ज़्यादातर मीट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो काफ़ी मज़ा आया होगा तुम लोग को चैप्टर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में, बहुत ईजी सा चैप्टर था। एंड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और हम इस चैनल पे पूरा जो साइंस है वो कंप्लीट करेंगे, 8th क्लास की पूरी साइंस पढ़ने वाले हैं हम इस चैनल पे। और टाइम के साथ मैं भी इम्प्रूव होती जाऊँगी, तुम लोग भी इम्प्रूव होते जाना। मैं भी थोड़ा सा मज़े में और पढ़ूँगी। आज वैसे काफ़ी थोड़ा मज़े में पढ़ाया, कल भी थोड़ा मज़े में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले जाने से पहले हम एक थॉट ज़रूर देख लेते हैं। योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मतलब आपका फ्यूचर इससे क्रिएट नहीं होता कि आप ये सोचते हो कि मैं कल ये करूँगी, मैं कल वो करूँगा। नो, आपका फ्यूचर क्रिएट होता है जो आप आज कर रहे हो। तो मेक योर टुडे बेस्ट, देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। ओके, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और काफ़ी मज़े में हम नया चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे साथ में मिलके, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।